चाहिए, कश्मीर को विश्वास भी चाहिए। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? एक तो ये समस्या बहुत पुरानी है। अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता तो आज जो मुसीबत हम झेल रहे हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने इसका रास्ता वैसे ही निकाला होता जैसे जूनागढ़ का निकाला, जैसे निजाम का निकाला, इसका भी निकालते। लेकिन एक तो ये मामला पंडित नेहरू ने अपने पास रखा और तभी से लेकर के विवादों में घिरा रहा है। अब तक हमारे हजारों जवान मरे हैं। विकास के लिए बजट में कभी कोई कमी नहीं आई, खर्च हुआ है। इसलिए भारत की तरफ से कभी भी कश्मीर को थोड़ा सा भी बुरा लगे या अन्याय हो, ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई। लेकिन इस समस्या को समझ करके उसको हैंडल करना चाहिए। इसमें पहले की सरकारों में कोई न कोई कमी रही है। दूसरी बात है, कश्मीर लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जम्मू में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। श्रीनगर के अंदर वैली में एक 2.5 डिस्ट्रिक्ट है जहां ये समस्या है। इस 2.5 डिस्ट्रिक्ट की घटनाओं को हम पूरे जम्मू कश्मीर की घटनाओं के रूप में देखते हैं। एक तो एक बार ये नैरेटिव बदलना चाहिए और उसमें मीडिया के लोगों ने मदद करनी चाहिए। दूसरा, वहां जो काम हो रहे हैं, अब देखिए स्पोर्ट्स में वहां के बच्चे होनहार आगे आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चे आगे आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई न कोई कश्मीर का बच्चा वहां पढ़ता है। ये सारी चीजें हो रही है, इसको हमने बल देना चाहिए। अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, 70 to 75% वोटिंग हुआ और हजारों की तादाद में पंच सरपंच जीत करके आए, जो कई दिनों से लटका पड़ा था। वो अब काम में लग गए, उनको अवसर मिल गया। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नए रोजगार बढ़ने चाहिए। नए रोजगार के अंदर वहां के जो 35A या 370 ये रुकावट बनी हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता नहीं है। वहां आप IIM बनाओ, लेकिन कोई प्रोफेसर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जाएगा और उसके बच्चों को एडमिशन चाहिए तो कानून आड़ा आता है, उसको मकान चाहिए तो कानून रुकावट करता है। और उसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ऐसे नियम बना करके पंडित नेहरू जी गए हैं जो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। उसको एक बार रीलुक करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो आपने अलायंस किया वो आपकी एक गलती थी, और असेंबली के चुनाव कब उम्मीद किए जाए हो सकते हैं? वो एक प्रयोग था और नागरिकों ने जो मैंडेट दिया था वो फ्रैक्चर मैंडेट था। कोई भी एक दल सरकार नहीं बना सकता था। हम लंबे अरसे तक आशा करते रहे कि PDP और NC के लोग मिलकर के सरकार चलाएंगे, लेकिन उनका मेल बैठा नहीं। अब लोकतंत्र का तकाजा ये था कि अच्छा होगा सरकार बनती है। मुफ्ती साहब सीनियर थे, 2-3 महीने के बाद बातचीत शुरू हुई और हमने पब्लिकली कहा, भाई हम 2 ध्रुव के लोग हैं, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन चूंकि एक व्यवस्था देनी चाहिए तो हम जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आए हैं और कोशिश करेंगे, प्रयोग के रूप में कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब से तब तक तो कुछ अच्छी चीजें हो भी कर पाई। बाद में महबूबा जी आई, वे तो इतनी रिलक्टेंट थी, पहले 2-3 महीने तो उन्होंने लिया नहीं, फिर गवर्नर रूल आया था। बाद में वो आगे आई, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। लेकिन जब ये पंचायतों के चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने टालती रही और कहने खून खराबा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। बंगाल में अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जितनी हिंसा हुई, जितने लोग मारे गए, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 0 वायलेंस, 0, एक भी घटना नहीं। अब ये घटनाओं को आप मीडिया के लोग देश के सामने लाते ही नहीं है। और मैं मानता हूं निष्पक्ष मीडिया ने भी कश्मीर का ये जो नैरेटिव, एक आतंकवादी घटना हो जाए 24 घंटे चले, लेकिन वहां जो काम हो रहे हैं, वहां के लोगों में जो तजुर्बा है, उन सारी बातों को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है,
जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा, किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ही पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहां काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब एनआईए के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा रेड पड़ती है, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाए जाते हैं, तो वही नागरिक वहां बाहर खड़े रह करके ताली बजाते हैं। इसलिए कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहां की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है? ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर रियल इश्यूज से लोगों को भटकाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है भारत माता की जय। अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और अगर मेरी भारत माता गंदी है तो फिर वो राष्ट्रवाद है क्या? अगर भारत माता को स्वच्छ करने का मैं अभियान चलाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और मेरे गरीब के पास रहने के लिए घर ना हो, अगर मैं घर बनाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं लेकिन अगर हमारा गरीब बीमार है और अस्पताल तक जाने का पैसा नहीं है, वो मौत का इंतजार कर रहा है, अगर आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक की उसको दवाई के लिए व्यवस्था हो जाए तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? हमारे देश के किसान आधुनिक खेती करें, अन्न उत्पादन करें, अन्न के पूरे दाम मिले, एमएसपी लागू करूं, मैं लागत का 1.5 गुना पैसा दूं, क्या वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? हमारे देश की सेना के जवानों को ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक साधन सामग्री खरीदने का कदम उठाऊं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? और इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा व्यापक है। भारत माता की जय, इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों की जय। इसका मतलब 130 करोड़ देशवासियों की सपनों की जय। इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा विजयी होने के लिए अवसर प्राप्त हो, आगे होने के लिए अवसर प्राप्त हो। इन बातों को मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा में मानता हूं और उस अर्थ में हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा राष्ट्रवाद जन जन के कल्याण के लिए है। राष्ट्रवाद के अलावा वो कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनके बीच आप लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं? एक तो विकास। विकास में भी हम मानते हैं कि 2 पटरी पर विकास चलता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राथमिक सुविधाएं पहुंची नहीं है। ये प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है उसको दवाई देना, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी शिक्षा की व्यवस्था देना, एक सम्मान भर जीवन हिंदुस्तान का हर नागरिक जी सके, ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता करना। भारत का मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार करके पूरा पहले सरकारें चली। हमारे लिए वो एक तबका है जो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्यम वर्गीय लोग, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, सरकार को टैक्स देने वाले लोग हैं और सरकार से मिनिमम मांगने वाले लोग हैं। उनको रक्षा करना, उन पर जो जुल्म करने की
नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनाप शनाप पिछले 3-4 दिनों से बोल रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र, हमने किसानों की आय डबल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ खेत मजदूर और किसान, उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। पेंशन का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके बैठ जाए। मानो एक टीचर रिटायर्ड होता है, पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस चलाता है, ट्यूशन क्लासेस में जाता है, उनको एक्टिविटी करता है। उसी प्रकार से किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले, खेत मजदूर को पेंशन मिले, उसके लिए एक विस्तृत स्कीम बना करके हम जाएंगे। उसी प्रकार के छोटे दुकानदार छोटा छोटा कारोबार करते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, ऐसे लोगों के पेंशन के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इस दिशा में हम इस बजट के अंदर हम लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, रोजगार के विपुल मात्रा में अवसर पैदा हो। तो ऐसे सपने लेकर के ये संकल्प पत्र हमने रखा है। हमारा संकल्प पत्र धरती से जुड़ा हुआ है। 5 साल सरकार में रह करके पूरी जिम्मेवारियों के एहसास के साथ हमने बनाया है, और हमें पूरा पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर हमें ही इसको डिलीवर करना है। सिर्फ अखबारों में जगह बनाने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है, 24 घंटे वाहवाही लूटने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है। हमारा संकल्प पत्र 24 घंटे के लिए नहीं, 2024 तक सामान्य मानवीय की जिंदगी बदलने के लिए है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है आपको रफाल के मुद्दे पर घेरना चाह रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, और इसको आपने जो है पलटवार किया और आपने कहा मैं भी चौकीदार। तो ये कहां से उठा और इसको आप कैसे हम लोगों के बीच में लाए? जहां तक राफेल का सवाल है, विरोधी दल भी पहले इसके साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति बार बार झूठ दोहराते गए और हर जगह पर उनकी पिटाई होती गई। सुप्रीम कोर्ट तक उनको मुंह की खानी पड़ी है, सीएजी के सामने भी मुंह की खानी पड़ी है। और कुछ निष्पक्ष पत्रकारों ने भी शुरुआत में सवाल उठाए थे कि भाई बोफोर्स में तो मनी ट्रेल मिलता था, सबूत मिलते थे, यहां कोई आधार के बिना तुम बोलते रहे तो कितने दिन चलेगा। और जो उनके एडवाइजर है, उन्होंने भी उनको बार बार बताया कि राफेल बाजार में चलता नहीं है, चुनाव जिताने के लिए मुद्दा नहीं बन सकता है, आप छोड़ दीजिए। उनके ही लोगों ने उनको कहा है। लेकिन उनके पिताजी का जो पाप है बोफोर्स का, उसको धोने के फिराक में ये वो करते रहते हैं। और कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की तबाही रक्षा सौदों को लेकर के हुई, तो और कोई भी सरकार आए उसको रक्षा सौदों में फंसाओ। जब अटल जी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाने के लिए उन्होंने कॉफिन के लिए शायद उन्होंने किया था। यूपीए की सरकार में उसका कोर्ट जजमेंट आ गया, सब झूठा था। तो ये प्रकार से अभी उन्होंने को लगता है कि मोदी को घेरने के लिए करो, कोई आधार नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं आधार दीजिए, देश की जनता को दो, नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गप के ऊपर गप मार रहे हैं। और इसलिए ये मुद्दा चल नहीं रहा है और चलने वाला भी नहीं है। और जो लोग, मैं इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, एक समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी भी इवन कांग्रेस के विपक्ष के नेता का बयान है कि मोदी जी के ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता है। और इसलिए ये लाख कोशिश करे आसमान से नीचे पड़े या यहां से जाके आसमान में गुदका मारे, झूठ भारत की जनता कभी नहीं स्वीकारती है। भारत की जनता भी में भी समझदारी है, वो समझते हैं लोगों को। इसीलिए शायद जहां तक चौकीदार का सवाल है, 2013-14 में मैं जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार कर रहा था, तब मैं लोगों को कहता था कि आप मुझे चौकीदार का काम दीजिए और मैं भारत के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा उस समय का मेरे भाषणों का वाक्य हुआ करता था। और वो आज भी मैं कहता हूं कि मैं चौकीदार हूं और मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। अगर कोई कुछ करता है तो कानून में कठोर करता चला जा रहा हूं, एक्शन लेता जा रहा हूं। और सरकार आज एक वातावरण बनाने में सफल हुई है ईमानदारी को प्रोत्साहन देने की।
तो इसीलिए उन्होंने शायद दूसरा मुद्दा उठा लिया है। अब उनका जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर इस साबित? चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है, तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस का कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था, 100 दिन हो गए, न्याय कब मिलेगा? भोपाल के जो गैस पीड़ित थे, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे, वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे? समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है और मैं नहीं मानता हूं कि ये न्याय दिला पाएंगे।